जय हिंद। मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बिहार बोर्ड हिस्ट्री में। ये आज आपका दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने अध्याय 1 का यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जाना था। ठीक उसी प्रकार से आज के इस क्लास में उसके हम आगे करने वाले हैं, बहुत ही धमाकेदार और मजेदार कंसेप्ट के साथ। इसलिए हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जैसे कि आप सभी को पता है, अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। देखिएगा, पहली पार्ट में हमने राष्ट्र क्या है इसके बारे में बताया था, उसके बाद राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में भी बताया था, उसके बाद नेपोलियन कौन था, मेटरनिख कौन था, मेटरनिख के बारे में मुख्य तथ्य भी बताया था हमने, जैसे कि मेटरनिख क्या है, विचारधारा क्या था, इनका भूमिका क्या रहा और किस प्रकार से अंत हुआ। अगर आप इस पार्ट को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, या आई बटन पर शो कर रहा है वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए, पॉइंट कह रहा है कि गणतंत्र और राजतंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। यहां से आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। पूछा जाएगा कि गणतंत्र और राजतंत्र किसकी देन थी, तो फ्रांस की क्रांति की देन थी। बहुत ही वीवीआई है, इसको अवश्य नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है ना। देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, कौन से सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन के माध्यम से, ध्यान रखेंगे, यूरोप में, कहा, तो यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में किस युग का अंत हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा नेपोलियन युग का अंत हुआ था। और पूछा जाएगा किसकी शुरुआत हुई थी, तो मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी। जैसे कि एक चीज का जब अंत होता है उसके साथ ही साथ दूसरी चीज का क्या होता है, शुरुआत होता है। समझे कि नहीं समझे, आगे देखिएगा पॉइंट में। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। यानी कहने का मतलब है, पूछा जाएगा कि बुर्बो वंश का सम्राट कौन था, तो फर्डिनेंड। यानी फर्डिनेंड जो सम्राट था किस वंश का था, तो आप कह सकते हो बुर्बो वंश का। बोलो कोई दिक्कत। ओके, देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। यानी रोम और उसके आसपास के जो राज्य थे ना, किसको सौंप दिए गए, तो पोप को सौंप दिए गए। इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगला पॉइंट में कहा जा रहा है कि जर्मनी में, कहा, तो जर्मनी में 39 यानी 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। किस रूप से मेरे भाई, तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, ध्यान देंगे। समझे कि नहीं समझे, यानी कहा जाएगा कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। कितने रियासतों का, तो 39 रियासतों का कायम क्या रहा, संघ क्या रहा, कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का जो है अधिकार स्थापित किया गया। किसका अधिकार, तो ऑस्ट्रिया का। आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही शानदार है। पूछा जाएगा कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया और किसको राजा बनाया गया फ्रांस का, यानी लुई 18वां। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांस का राजा कौन बना, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए लुई 18वां। बात समझे। देखिए आगे, चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। ठीक है, अभी हम इसके आगे करने वाले हैं चार्ल्स 10 के बारे में, जैसे कि आप इस पॉइंट में जानेंगे। देखिए, यही है चार्ल्स 10। समझे, कौन है चार्ल्स 10, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। पूछा जाएगा कि चार्ल्स कैसा शासक था, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने, मतलब इन्होंने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। कौन सा कार्य किया, तो क्या लिखोगे आप कि फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। समझे, उसने, यानी इन्होंने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, पोलिग्नेक को। बात समझे कि नहीं समझे, किनके द्वारा, तो चार्ल्स 10 के द्वारा प्रधानमंत्री किसको बनाया गया,
तो पोलिगनेको। और पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न घुमा करके कि पोलिगनेक क्या था, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए प्रधानमंत्री। बात समझे? देखिए आगे इस पॉइंट को देखें। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, स्थापित होगा, ध्यान रखेंगे आप। कह रहा है कि पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखेंगे। चार्ल्स 10 ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 से गृह युद्ध का आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई साहब बताओ आप जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से इस पॉइंट को आसानी से लिख सकते हैं कि चार्ल्स 10 ने जो है विरोध की, यानी उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 से गृह युद्ध का आरंभ हो गया। पूछा जाएगा कौन सी युद्ध का, तो आपका उत्तर होना चाहिए गृह युद्ध का आरंभ हो गया। और इसे ही हम क्या जानते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। बात समझ में आई? ये बहुत ही क्या है, तो VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब हम जानेंगे जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव, आखिर में प्रभाव कैसा था। देखेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। किस व्यवस्था पर, तो ध्यान होना चाहिए आपका राजनीतिक व्यवस्था पर। इसके प्रमुख यहाँ ये होगा प्रभाव, निम्नलिखित है, टाइपिंग में गलत हो चुका है, ये होगा यहाँ पे प्रभाव। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ यहाँ पे। पहला नंबर में क्या है, प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हुआ। कैसे, सुनेंगे जरा। इस क्रांति ने फ्रांस में चार्ल्स दशम के स्वेच्छाचारी और प्रतिक्रियावादी शासन का अंत कर दिया। इसके साथ ही वियना कांग्रेस द्वारा थोपे गए पुरानो बुर्बो वंश की सत्ता समाप्त हो गई। हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, जरा बताइएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? हमने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था, फटाफट कमेंट में इसका उत्तर बताएं। ठीक है, देखिए आगे। सेकंड क्या है प्रभाव इसका, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। देखेंगे इस क्रांति के बाद फ्रांस में लुई फिलिप को राजा बनाया गया। किसको राजा बनाया गया? लुई फिलिप को, आप ध्यान में रखेंगे, लुई फिलिप को राजा बनाया गया और एक संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। अब राज्य की शक्तियां असीमित नहीं रही और जनता के अधिकारों का महत्व दिया जाने लगा। यानी यही था किसका, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद। देखिए मैंने आपको प्रश्न किया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। अब आपका ये सेकंड प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका भी उत्तर फटाफट कमेंट में बताएं आप। देखिए अगला पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। महान राजनीतिक मेटरनिख ने कहा था, देखिएगा किसने, मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अरे वाह, यानी पूछा जाएगा ये कथन किसका है, यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आपका सही उत्तर होना चाहिए मेटरनिख। बात समझे? और कहने का मतलब है इस क्रांति की लहर, यानी इस क्रांति की लहर ने अन्य देशों को भी प्रभावित किया, जैसे कि बेल्जियम, पोलैंड और इटली, इंग्लैंड। बात समझे? देखिए और आगे नंबर 4, मेटरनिख व्यवस्था को चुनौती। यानी 1830 की क्रांति ने मेटरनिख पुरातन व्यवस्था और रूढ़िवादी नीतियों को पहली बड़ी चुनौती दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब यूरोप में तानाशाही ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई थी, यानी चुनौती था उनका, कोई दिक्कत, यानी मेटरनिख व्यवस्था का चुनौती मिला था। देखिएगा 5 नंबर में क्या कह रहा है, मध्यम वर्ग का प्रभाव। इस क्रांति के बाद शासन व्यवस्था पर कुलीन वर्ग के बजाय मध्यम, देखिए यहाँ पे 2 बार मध्यम हो गया, कोई बात नहीं,
कुलीन वर्ग के बजाय मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ गया, शासन की बागडोर मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवों और व्यापारियों के हाथ में आ गई। पूछा जाएगा कि शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवों और व्यापारियों के हाथ में आ गई। आपका क्लास आज यहीं तक रहेगा, आप रिवीजन करते चले। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान देंगे आप, यहाँ पर पूछा जाएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या था, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रतिक्रियावादी शासन का अंत, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको ये वाला संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपका यही 3 नंबर वाला पॉइंट यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार, और 4 नंबर वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको ये वाला मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती, और लास्ट में लिखना पड़ेगा मध्यम वर्ग का प्रभाव। तब जाकर के आपका सही उत्तर होगा। बात समझे? ठीक है, ये आपको क्लास कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट में बताते रहें। उस दोनों का आंसर जो है फटाफट कमेंट में करेंगे, मैंने करा हुआ था। और आपको क्लास के जब क्लास एंड हो जाएगा, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव का बहुत ही शानदार क्लास हम देने वाले हैं और देंगे। जरूरत पड़ेगा तो लाइव क्लास भी आपको देंगे। आप निश्चिंत इसके लिए आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो है क्लास आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, जय हिंद।